तो है गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करेंगे भाई ध्रुव राठी की न्यू वीडियो आई। और भाई अगर ध्रुव राठी के फैन हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि यार मैं ध्रुव राठी को इतना देखूँ नहीं था, लेकिन यार इसके जो ध्रुव राठी की जो वीडियो ना इतनी नॉलेज मिला है ना, इतनी नॉलेज मिला, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन जो मैं इसकी वीडियो देख देख के ध्रुव राठी जी की, तो मतलब कि इतनी समझ आ गई। अरे मतलब क्या अच्छा क्या बुरा, क्या सेहत के लिए खराब है, क्या ठीक है, मतलब कि सारी वीडियो जो भी आ जा मैं वो वीडियो सारी देखूँ इनकी। तो मतलब कि कुछ सीखने को मिल रहा है इनसे, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा, जो मतलब कि स्कूल में भी नहीं सीखने को मिला ना, वो इनसे मिल रहा सीखने को। तो भाई अगर ध्रुव राठी के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक कर देना। इसे मैं 2 पार्ट में बनाऊंगा, क्योंकि 30 मिनट की 33 मिनट की वीडियो है, तो भाई इसे 2 पार्ट में बनाऊंगा 15-15 की, ठीक है भाई। तो ये पहला पार्ट है। अब तो भाई जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करके जरूर जाना, ठीक है मेरा भाई। सब्सक्राइब तो कर ही देना, क्योंकि नया चैनल है, सब्सक्राइब करके जरूर जाना अगर ध्रुव राठी के फैन है तो। दूसरा पार्ट इसके बाद आएगा, तो अभी 15 मिनट का पार्ट करता हूँ, सिर्फ 1-2 पार्ट करूंगा, ठीक है इस वीडियो में। तो ज़्यादा देर ना करते हो, करते रिएक्शन स्टार्ट। 1 2 3 गो। क्या बात है भाई। तू मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करता है? ये बाबा आदम की तरह इन्वेस्ट करते हैं। बाबा आदम? मैं ही सोच रहा था ऐड है यो, लेकिन वीडियो है यो। ऐड है, शुरू में ऐड कर दिया। चलो ये बाबा आदम के जमाने का तरीका हटा, भाई अकल लगा। मेरे एसेट के एम स्टॉक पे आ, जो लेटेस्ट टेक के साथ इन्वेस्टिंग को फास्ट, स्टेबल और आसान बनाता है। अकल लगाओ, एम स्टॉक पे आओ। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. अनिल अंबानी की सारी कंपनियों पे कुल मिला के 1,72,000 करोड़ रुपए का कर्ज था। इन्होंने सिर्फ इंडियन बैंकों से नहीं बल्कि चाइनीज बैंकों से भी कर्ज लिया था। अनिल को अब लगने लगा कि उनके सारे बिजनेस फेलियर्स के पीछे मुकेश अंबानी का ही हाथ है। अनिल को जेल जाने से बचाने के लिए उनकी मां मुकेश से मदद मांगती है। ये अंबानी के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, लेकिन इकलौता नहीं था। क्या यहाँ कोई अनिल अंबानी की जान लेने की कोशिश कर रहा था? नमस्कार दोस्तों, साल 2008 में अनिल अंबानी दुनिया के 6ठे सबसे अमीर आदमी थे। इनकी वेल्थ $42 बिलियन थी, अपने भाई मुकेश अंबानी से भी ज्यादा। लेकिन 16 साल फास्ट फॉरवर्ड करो, आज 2024 में अनिल अंबानी कहीं भी स्टैंड नहीं करते। कर्जदार इनके पीछे पड़े हैं, कई सारे कोर्ट केसेस इन पर चल रहे हैं और सेबी ने इनको अब इंडियन मार्केट से बैन कर दिया है 5 सालों के लिए। आखिर ये कैसे हुआ? इस डाउनफॉल की कहानी के पीछे छिपी है 2 भाइयों की ऐसी लड़ाई जिसके बारे में ज्यादा लोग जानते नहीं। एक ऐसी लड़ाई जिसका असर पूरे देश के पॉलिटिकल और फाइनेंशियल सिस्टम पर देखने को मिला, और एक ऐसी लड़ाई जिसमें अलग अलग पार्टीज के पॉलिटिशियंस भी बीच में इन्वॉल्व हुए हैं। आइए आज के वीडियो में जानते हैं दोस्तों पूरी कहानी मुकेश और अनिल अंबानी की। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा दोस्तों कि जो भी चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, हो सकता है वो आपको सुनने में बहुत शॉकिंग लगे, लेकिन एक भी चीज मेरी खुद से बनाई हुई नहीं है, मेरी अपनी राय नहीं है। एक एक लाइन, एक एक क्लेम का सोर्स किसी ना किसी पुराने न्यूज आर्टिकल से है या किताब से है। आप इन सोर्सेज को रेफर करना चाहें तो ये डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे वीडियो। इस कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों इन दोनों भाइयों के पिता से, धीरू भाई अंबानी। एक वक्त पर धीरू भाई अंबानी एक गैस स्टेशन के अटेंडेंट होते थे, लेकिन 1980s तक आते आते ये इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक बन गए थे। फरवरी 1986 की बात है कि इन्हें एक स्ट्रोक हो गया और इसकी वजह से इनका राइट हैंड पैरालाइज हो गया। इसके बाद ही था कि इन्होंने अपने बेटों मुकेश और अनिल को बिजनेस सौंपना शुरू किया। मुकेश अंबानी थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप के थे, तो वो ऑपरेशन संभालते थे। उनका काम था टाइम और बजट में मेगा प्रोजेक्ट्स को सेटअप करना। तो वहीं दूसरी तरफ अनिल अंबानी थोड़े एक्सट्रोवर्ट थे, इसलिए रिलायंस के वो पब्लिक फेस बन गए। पब्लिक रिलेशंस, कॉर्पोरेट अफेयर्स, सरकार के साथ लॉबिंग और मार्केटिंग संभालना उनका काम था। सन 1991 में धीरू भाई ने मुकेश अंबानी को रिलायंस का वाइस चेयरमैन बना दिया, जबकि अनिल अंबानी कंपनी के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर ही बने रहे। ये क्लियर इंडिकेशन था कि धीरू भाई मुकेश को ही प्रेफर करते थे और ऐसे ही से देखा जा रहा था कि उनके बाद रिलायंस को मुकेश ही संभालेंगे। टाइम के साथ साथ रिलायंस की ज्यादातर एक्टिविटीज मुकेश के हाथ में जाने लगी। उन्होंने अपने दोस्तों को रिलायंस में बढ़ाना शुरू किया, जैसे कि आनंद जैन और मनोज मोदी। आप शायद सोचोगे कि आखिर क्या कारण था कि धीरू भाई मुकेश को ही प्रेफर करते थे, अनिल को नहीं। इसके पीछे कई कारण थे, इनमें से एक पारिवारिक भी था। अनिल अंबानी का टीना मुनीम से शादी करने का डिसीजन।
टीना मुनीम बॉलीवुड की एक ग्लैमरस सेलिब्रिटी थी अपने समय की। ये पहले मिस इंडिया बनी थी और इनकी पहली मैंने फिल्म देखी देश है, परदेश सारी है। बड़ी हिट हुई थी। इन्हें साल 1980s में मॉडर्न इंडियन वुमेन की तरह देखा जाता था। इनके कपड़े उस वक्त के हिसाब से रिवीलिंग माने जाते थे और ये फेमस एक्टर राजेश खन्ना के साथ लिव इन में भी रहती थी। अनिल अंबानी की इनसे मुलाकात हुई थी एक पार्टी में। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और फैसला किया अनिल ने कि वो शादी करना चाहते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, एक सोशल हर्डल था। बात यह थी कि अंबानी फैमिली एक कंजर्वेटिव गुजराती फैमिली थी और किसी भी हालत में वो टीना को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। धीरू भाई अंबानी ने इस शादी का बहुत विरोध किया, इनफैक्ट इसे तुड़वाने की पूरी कोशिश करी। गैस वॉर्स क्रॉनिक कैपिटलिज्म एंड द अंबानीज, इस किताब के पेज नंबर 41 पर देखिए क्या लिखा है। धीरू भाई अंबानी ने सरकार के भीतर अपने क्लाउड का इस्तेमाल किया और टीना पर ईडी की रेड पड़वा दी। कैरेवन मैगजीन में 2015 में लिखा गया यह आर्टिकल इस चीज को कंफर्म करता है कि टीना पर रेड पड़ी थी ईडी की। लेकिन अपने फादर के ऑब्जेक्शंस के बावजूद अनिल ने कहा कि वो टीना से ही शादी करेंगे। अनिल को यह भी पता चला कि ईडी की टीम ने टीना के साथ मिसबिहेव किया था। इसी के बाद ही अनिल ने धीरू भाई को धमकी दी कि अगर वो टीना को अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे तो वो फैमिली छोड़ देंगे। पूरा फिल्मी ड्रामा चल रहा था यहाँ पर। इसके बाद फैमिली और फ्रेंड्स ने इंटरवीन किया और धीरू भाई को शादी कराने के लिए राजी किया। फरवरी 1991 में इनकी शादी होती है और टीना मुनीम बन जाती हैं टीना अंबानी। दूसरी तरफ मुकेश की कहानी बिल्कुल उल्टी थी। मुकेश ने उस लड़की से शादी करी जो उनकी मां को पसंद थी। उनकी मां कोकिला बहन ने एक भरतनाट्यम डांस रिसाइटल में नीता दलाल को देखा और कुछ इस तरीके से शादी होती है मुकेश और नीता की। नीता दलाल नीता अंबानी बन जाती हैं और अब फैमिली में इन्हें असली बहू माना जाने लगता है, जबकि टीना को एक आउटसाइडर की तरह देखा जाता है। धीरू भाई और कोकिला बहन फैमिली के इंपॉर्टेंट डिसीजंस के लिए नीता पर डिपेंडेंट होते हैं और दूसरी तरफ टीना को कोई भी बड़ा रोल नहीं मिलता। ऊपर से साल 1994 में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है। संदीप टंडन जो एक IRS ऑफिसर थे जिन्होंने टीना के घर पर ईडी की रेड मारी थी, वो रिलायंस को एज अ कंसल्टेंट ज्वाइन कर लेते हैं। ऑब्वियस सी बात है, मुकेश के अप्रूवल से ये रिलायंस को ज्वाइन करते हैं और अनिल इससे बहुत चिढ़ जाते हैं। कहा जाता है कि मुकेश को ये लगता था कि सिर्फ वही रिलायंस को 21st सेंचुरी में लेकर जा सकते हैं। इसके संकेत मिलने शुरू हुए जब रिलायंस ने टेलीकॉम सेक्टर में अपनी एंट्री की। रिलायंस इन्फोकॉम नाम की कंपनी बनाई गई और इसमें ना अनिल और ना ही अनिल के किसी आदमी को कोई मेजर रोल दिया गया इस कंपनी में। इस रिलायंस इन्फोकॉम कंपनी की मालिक एक और कंपनी थी जिसका नाम था रिलायंस कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और इस कंपनी का 50.55% शेयर मुकेश और नीता अंबानी होल्ड कर रहे थे और 45% शेयर RIL होल्ड कर रही थी। RIL रिलायंस की मेन कंपनी थी और इस मेन कंपनी के भी चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी खुद थे और टॉप पोजीशंस पर बैठे थे मनोज मोदी, आनंद जैन और भरत गोयनका जैसे लोग जिन्हें मुकेश का लॉयलिस्ट माना जाता था। अनिल अंबानी को ये क्लियर साइन लगा कि मुकेश उन्हें साइडलाइन कर रहे हैं और मुकेश उनको बराबर का पार्टनर नहीं मानते हैं। इसके साथ साथ अनिल को यह भी लगता था कि जो कंपनी में उनका रोल है, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स और मीडिया को मैनेज करना, उसको अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा था। अनिल अंबानी रिलायंस की ग्रोथ के लिए ग्लोबल फंड मैनेजर्स को भी सेट करते थे, लेकिन वो नाराज थे कि उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मुकेश अंबानी अपने लॉयलिस्ट्स को दे रहे थे। धीरू भाई अंबानी के जिंदा रहते हुए भी साल 1999 तक दोनों भाइयों के बीच ये बड़ी दरार आ चुकी थी। रिलायंस ग्रुप दो अलग अलग फैक्शंस में बंटने लग गया था, एक प्रो मुकेश ग्रुप और एक प्रो अनिल ग्रुप। धीरू भाई को भी पता था कि उनके दोनों बेटों में नहीं बन रही है, लेकिन बिजनेस को डिवाइड करने की बजाय उन्होंने एक दूसरा रूट लिया। मार्च 2002 में उन्होंने अपनी रिलायंस कंपनियों का एक मेगा मर्जर अनाउंस किया। इसमें इन्होंने रिलायंस इंडिया लिमिटेड के साथ रिलायंस पेट्रोलियम को मर्ज कर दिया। ये करने के पीछे कहा जाता है कि इनकी ये सोच रही थी कि रिलायंस ग्रुप में बंटवारा अब इम्पॉसिबल हो जाएगा और दोनों भाइयों को एक साथ मिलकर काम करना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 6 जुलाई साल 2002 धीरू भाई अंबानी का देहांत होता है। इसके बाद मुकेश अंबानी के पास रिलायंस का कंट्रोल आ जाता है और अनिल अंबानी सेकंड इन कमांड बन जाते हैं। लेकिन इसके कुछ ही महीनों बाद दोनों भाइयों के बीच में टेंशन्स और बढ़ने लगती हैं। अनिल अंबानी को लगता है कि मुकेश RIL का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने टेलीकॉम वेंचर को फाइनेंस करने के लिए और उससे खुद को और अपने दोस्तों को पर्सनल फायदा पहुंचाने के लिए। इसके अलावा नीता अंबानी का रोल भी रिलायंस इन्फोकॉम में बढ़ रहा था। वो अब रिलायंस इन्फोकॉम की एडवर्टाइजिंग और ब्रांडिंग संभाल रही थी। अनिल अंबानी को यह सब स्वीकार नहीं था। अनिल अंबानी इसका विरोध करने लगे। इसके 3 महीने
बाद जुलाई 2004 में रिलायंस बोर्ड ने अनिल अंबानी की फाइनेंशियल पावर्स घटा दी और मुकेश अंबानी को फुल फाइनेंशियल पावर्स दे दी। इसके साथ साथ एक और प्रस्ताव पास हुआ कि वाइस चेयरमैन को चेयरमैन के अंडर काम करना होगा। अनिल को इससे समझ आने लगा कि मुकेश अब उनको पूरी तरीके से साइडलाइन करना चाह रहे हैं। धीरू भाई के देहांत के बाद अनिल चाहते थे कि उनकी मां कोकिलाबेन रिलायंस की चेयरमैन बने, लेकिन मुकेश ने इसे यह कहकर नकार दिया कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स में गलत मैसेज जाएगा। अब मुकेश अंबानी के पर्सपेक्टिव से अगर चीजों को देखा जाए तो इन पुराने आर्टिकल्स को देखिए। उन्हें यह लग रहा था कि अनिल बिजनेस के बारे में सीरियस नहीं है। इसका कारण था अनिल की समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव और अमर सिंह के साथ नजदीकियां। मुकेश इससे काफी अनकंफर्टेबल थे। धीरू भाई अंबानी भी नेताओं के साथ नजदीकियां रखते थे, जैसे कि इंदिरा गांधी के साथ, लेकिन वो सभी नेताओं के साथ बनाकर चलते थे। किसी एक पॉलिटिशियन को ज्यादा फेवर नहीं करते थे, लेकिन अनिल अंबानी समाजवादी पार्टी से ज्यादा ही नजदीक आ रहे थे। जून 2004 में उत्तर प्रदेश से एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन फाइल किया जाता है अनिल अंबानी के द्वारा, और अमर सिंह और मुलायम सिंह यादव की मदद से वो जीत भी जाते हैं। इसका कारण था कि कांग्रेस की सरकार उस वक्त सेंटर में नई चुनकर आई थी और समाजवादी पार्टी उस वक्त कांग्रेस की मेन राइवल्स में से एक थी। आज की तरह नहीं, आज दोनों ही एक दूसरे की एलाइज हैं, लेकिन उस वक्त काफी ऑपोजिशन में रहती थी ये दोनों पार्टीज एक दूसरे की। मुकेश अंबानी को लगा कि ये रिलायंस के बिजनेस इंटरेस्ट के लिए अच्छा नहीं है कि एक ऑपोजिशन पार्टी के साथ अनिल अंबानी इतने नजदीक हो रहे हैं, तो ये कांग्रेस पार्टी को पसंद नहीं आएगा। इसके अलावा जब अनिल अंबानी ने राज्यसभा के लिए अपना फॉर्म भरा था तो उनको अपनी और अपनी पत्नी की वेल्थ डिक्लेयर करनी पड़ी, और मुकेश इस चीज से भी नाखुश थे कि अब पब्लिकली सबको पता था इनके पास कितना पैसा है। एक तीसरा कारण भी था यहाँ पर, मुकेश अनिल के पावर जनरेशन प्रोजेक्ट से बड़े नाखुश थे। अनिल अंबानी ने उत्तर प्रदेश के दादरी में गैस बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट शुरू करने की घोषणा करी थी। इसके लिए उन्होंने कहा था जो गैस आएगी वो कृष्ण गोदावरी बेसिन में जो गैस डिस्कवरीज हुई हैं वहां से आएगी। मुकेश का यह मानना था कि अनिल ने इस प्रोजेक्ट को रिलायंस पर थोपा है, और यह प्रोजेक्ट सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि अनिल अमर सिंह और मुलायम सिंह यादव को खुश करना चाहते हैं। लेट 2004 इस पॉइंट तक आते आते दोनों भाइयों के बीच में जो रिश्ते थे वो ब्रेकिंग पॉइंट तक पहुंच चुके थे। टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक फ्रंट पेज रिपोर्ट में कहा कि एक बड़े बिजनेस ग्रुप के दो भाइयों के बीच में दरार आ गई है। उस वक्त ज्यादातर अखबारों में हिम्मत होती थी डेयरिंग खबरें छापने की, आज की तरह नहीं जब सारे गोदी मीडिया बने बैठे हैं। लेकिन इसके बाद 18 नवंबर 2004 को दो मजेदार चीजें हुई। इस दिन CNBC TV 18 के एक बिजनेस सेमिनार में मुकेश अंबानी गए थे और वहां पर माइक्रोसॉफ्ट के CEO स्टीव बॉलमर आए हुए थे। स्टीव असल में मुकेश के दोस्त और क्लासमेट रहे थे। ये दोनों स्टैनफोर्ड बिजनेस स्कूल में साथ में पढ़ाई करते थे। अब हुआ क्या कि इन्होंने अपनी स्पीच में एक ऐसी चीज कह दी जो बड़ी ही शॉकिंग थी। इन्होंने कहा कि स्टैनफोर्ड बिजनेस स्कूल के उनके बैच में सिर्फ 2 लोग ही थे जिन्होंने पहले ही साल में ड्रॉप आउट कर लिया था। एक वो खुद थे और दूसरे मुकेश अंबानी थे। इसे सुनकर ऑडियंस शॉक्ड रह गई, क्योंकि सालों तक दुनिया को यही लगता था कि मुकेश अंबानी ने स्टैनफोर्ड से अपनी MBA कंप्लीट करी है। रिलायंस के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में भी यही कहा गया था। तो ये स्पीच सुनकर मुकेश इस बात से काफी अपसेट हुए और कुछ ही देर में वो वहां से चले गए। लेकिन जाने से पहले उन्होंने एक और बम फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि रिलायंस ग्रुप में ओनरशिप इश्यूज चल रहे थे, लेकिन वो प्राइवेट डोमेन में। अब कोई भी इस बात को लेकर श्योर नहीं था कि ऐसी चीज पब्लिकली क्यों कही जाएगी। अभी तक 2 भाइयों की ये लड़ाई पब्लिक नहीं हुई थी। कुछ दिनों बाद मुकेश अपनी बात से पलट गए और कहा कि रिलायंस में कोई ओनरशिप इश्यूज नहीं है, और धीरू भाई ने अपने सामने सारे इश्यूज सॉल्व कर दिए थे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, मीडिया में बात फैल चुकी थी। दोनों भाइयों के बीच की ये लड़ाई धीरे धीरे एक ओपन वॉर बन जाती है जो मीडिया में लड़ी जाती है। इसमें अनिल अंबानी के पास अपर हैंड था। मुकेश के खिलाफ एक के बाद एक खबरें छपने लगती हैं। मुकेश ने किन नेताओं के साथ सौदेबाजी करी है, रिलायंस को वो कैसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या इश्यूज हैं, सब कुछ पब्लिकली छपता है। खबरों में यह भी कहा जाता है कि मुकेश कैसे अपने छोटे भाई के साथ अन्याय कर रहे हैं। अगले 7 महीनों में मुकेश अंबानी की पब्लिक इमेज काफी खराब हो जाती है। दिसंबर 2004 तक आते आते हालात इस कदर बिगड़ गए थे कि देश के फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम को इंटरवीन करना पड़ता है। वो कहते हैं कि इन दोनों भाइयों की लड़ाई के बीच में देश का नुकसान हो रहा है, ये लड़ाई करना बंद करो। सरकार की तरफ से प्रेशर आता है, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह की तरफ से प्रेशर आता है। हालांकि पीएमओ ने इस चीज को बाद में डिनाई किया था। इसके अलावा इनकी मां कोकिलाबेन की तरफ से प्रेशर आता है, और ICICI बैंक के चेयरमैन और इनके फैमिली फ्रेंड KV कमात भी आते हैं, इंटरवीन करते हैं, और इन सब के प्रेशर में मुकेश अंबानी समझौते के लिए तैयार हो जाते हैं। जून 2005 में अपेरेंटली दोनों भाई अपना झगड़ा सुलझा लेते हैं और दोनों भाइयों के बीच में एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है।
इस एग्रीमेंट के तहत मुकेश को फ्लैगशिप कंपनीज जैसे RIL और इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड मिलेगी। इस वाली कंपनी को 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने रिलायंस को बेच दिया था। वहीं दूसरी तरफ अनिल अंबानी को मिलेगी रिलायंस इन्फोकॉम, रिलायंस एनर्जी और रिलायंस कैपिटल। दोनों भाई साथ में 10 साल के लिए एक नॉन कम्पीट एग्रीमेंट भी साइन करते हैं कि अगर किसी भाई की एक कंपनी किसी सेक्टर में है तो दूसरा भाई उसके कंपटीशन में अपनी कंपनी नहीं बनाएगा कम से कम 10 साल के लिए। इस समझौते के तहत मोटे मोटे तौर पर मुकेश अंबानी को रिलायंस ग्रुप के लगभग 60 से 70% एसेट्स मिल जाते हैं और अनिल अंबानी को 30 से 40% एसेट्स। इसी के बाद 2007 तक आते आते अनिल अंबानी की नेटवर्थ 3 गुना बढ़ चुकी थी, $45 बिलियन, और मुकेश अंबानी की नेटवर्थ थी $49 बिलियन। दोनों एक दूसरे के काफी बराबर की टक्कर में थे। अब सब लोगों को लग रहा था कि दोनों भाइयों के बीच झगड़ा परमानेंटली खत्म हो चुका है, लेकिन ऐसा था नहीं। मुकेश अंबानी काफी नाराज थे कि रिलायंस इन्फोकॉम अनिल के पास कैसे चला गया। वो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। वो इंतजार करते रहे सही मौके का। इन्हें ये मौका मिला जनवरी 2008 में, जब अनिल अंबानी रिलायंस पावर का IPO लेकर आए। Anil Ambani's Reliance Power will be the country's largest IPO. The price band is expected to be anywhere between 400 to 450 rupees. दादरी वाला पावर प्रोजेक्ट जो उन्होंने अनाउंस किया था, उसके लिए ही इन्होंने ये रिलायंस पावर बनाई थी। अनिल अंबानी ने इस IPO में 12,000 करोड़ रुपए इकट्ठे किए थे। जिस दिन ये IPO लॉन्च हुआ उस दिन ये इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी थी। Day one of Reliance Power IPO had a rush never seen before. लेकिन इसके अगले ही दिन इस कंपनी के शेयर्स मार्केट में डंप होने लगे। It came, it listed, and it tumbled. The much hyped Reliance Power IPO today failed to ignite the markets. Instead, at the end of the day, the Sensex had seen one of its worst closings ever. एक ही दिन में शेयर प्राइस ऑलमोस्ट 20% तक गिर गया। अनिल ने कहा कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मुकेश की कंपनी पार्ट दूसरे में ज्यादा लंबी वीडियो हो जाती, तुम्हें भी आज का आ जाता, और भाई बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाती, कम से कम 40 मिनट की वीडियो हो जाती। तो वही कहने का मकसद ये है, समझाने का मकसद ये है, हम ये सोचा ना अमीर आदमी है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी, लड़ाई झगड़े नहीं होते होंगे, पैसे इतने, हम गरीबों में ही लड़ाई हो जाओ, यो तेरा यो मेरा, छोटे से सामान पे लड़ जाओ। भाई यो बड़े बड़े घर में भी हो, इनसे बड़ा कौन होगा अंबानी से पैसों में? इनके घर में देख लो, पैसों के लिए ये तू रख ले, यो मेरा रख लू, नहीं तो इतना पैसा ले जाएगा कहाँ आदमी? सोचने की बात है भाई, गरीब आदमी वो क्या है, हमारे जैसे इतना पैसा सब कुछ जरूरी हो, लेकिन हम कहने का मतलब है हम गरीब घर में ही नहीं होती हो, क्या ना भाई तेरा यो है, मेरा यो मेरा यो तेरा यो, बड़े बड़े घर में भी हो, मतलब पैसों वाले में भी हो। यो पैसा ये चीज़ है, कुछ भी करवा सके आदमी से, भाई से भाई को लड़वा सके, मरवा सके, माँ बाप से, मतलब कि पैसों का लालच बहुत बुरा हो, और पैसा जिंदगी में ठीक भी हो, मतलब बिना पैसों की जिंदगी भी खराब है, लेकिन रिश्ते भी बचा के रखने चाहिए आदमी को। यो मैं कहने का मकसद जो है, और इसमें यो भी थोड़ा बहुत यो भी है, क्या ना भाई लापरवाही आदमी की, आदमी जो सोच समझ के चला है वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। जो आदमी किसी की चाटने पे, या मैं इस मंत्री के साथ लग जाऊँ, हाँ भाई इसके उससे मतलब कुछ वो कर लूँ, मतलब के आदमी दिमाग से चलना चाहिए। पैसों में मकसद जो है उससे गद वो है ना, मेहनत तो गधा भी करे, ठीक है, लेकिन इतना तो नहीं हो पाता, लेकिन दिमाग का खेलो, हम पैसों से पैसा कमा जाए किसी तरीके से यूज करना। तो भाई ये होता पहला पार्ट, और भाई दूसरा पार्ट लम्बा, इस वीडियो को प्यार दिखाओ तो दूसरा पार्ट लिया। अगर मुझे लगेगा हाँ भाई इस वीडियो को प्यार आया, मतलब कि तुम लोगों ने देखी, सब्सक्राइब कराया हो या लाइक करी, तो दूसरा पार्ट इसका लंबा जल्दी, ठीक है, कमेंट करके बताओ दूसरा पार्ट लाओ या नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए बाय।